महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस नहीं, एकनाथ शिंदे होंगे। इसका ऐलान खुद देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे की मौजूदगी में किया। शिंदे आज शाम 7:30 बजे राजभवन में वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। फडणवीस ने कहा कि आज सिर्फ एकनाथ शिंदे ही हलफ लेंगे और मैं एकनाथ शिंदे की काबीना का हिस्सा नहीं रहूंगा। एकनाथ शिंदे के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने कहा कि 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। हमें उस वक्त मुकम्मल अक्सरियत हासिल थी। फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को कहते रहे कि आप महाविकास आघाड़ी की हुकूमत से निकल जाएं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने शिंदे की बात नहीं सुनी। महाविकास आघाड़ी हुकूमत को लेकर शिवसेना के कई लीडर उद्धव ठाकरे से नाराज थे। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं बाला साहब के हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। तमाम 50 एमएलए साथ हैं। हमने कई मरतबा वज़ीर आला को अपने असेंबली हल्के के मसाइल के बारे में बताया। वज़ीर आला ने हमारी बातों पर कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के फैसले पर शिंदे ने कहा कि पिछले दिनों जो काम हुआ है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मेरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था, वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी। और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जाएगा और दोनों विचारधारा वाली पार्टी जो है इस राज्य का विकास करेगी। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, दुर्भाग्य से। और इसलिए ये जो कदम उठाया है, ये किसी को मंत्री या किसी, क्योंकि मंत्री हम लोग थे, किसी को कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं हुआ। ये निर्णय जो हुआ है एक आइडियोलॉजी की बात है, ये बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व की बात है और इस राज्य के विकास की बात है। इसे हम एजेंडा ये आगे लेके जा रहे थे और आज मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक को, नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार मानता हूं।
और एकनाथ शिंदे के धड़े के एमएलए जो गोवा के एक होटल में ठहरे हुए हैं, महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर शिंदे के नाम के ऐलान के बाद जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीर उस होटल की है जहां तमाम बागी एमएलएज ने क़याम किया हुआ है। स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो में आप बखूबी उनकी खुशियों का अंदाजा लगा सकते हैं। अब से थोड़ी देर में शिंदे राजभवन में हलफ लेंगे। शिंदे के नाम का ऐलान खुद देवेंद्र फडणवीस ने किया है। इस पर मामले पर आइए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी मुंबई से जुड़ चुके हैं। वसीम, शिंदे की हलफबरदारी तकरीब को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है और कौन कौन इस हलफबरदारी तकरीब में शामिल होगा? क्योंकि जो धड़ा है शिंदे का वो तो गोवा में जश्न मना रहा है, यहां कौन कौन होगा, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं आपको पहले नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये राजभवन है और राजभवन के बाहर किस तरह से बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों की जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही। साफ तौर पे अपील की गई है कि कोई भी यहाँ पे ना आए। इसके बावजूद हमने देखा सामने का जो राजभवन का प्लेस है, वहाँ पे एक हॉल है जहाँ पे शाम 7:30 बजे शपथ विधि होनी है और यहाँ पे बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद है। जो देवेंद्र फडणवीस है वो भी मौजूद है। शाम 7:30 बजे अकेले वो अपनी शपथ विधि कार्यक्रम में शामिल होंगे और शपथ लेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट का विस्तार होगा, वो आने वाले समय में होगा। लेकिन फिलहाल इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की जो राजनीति है उस पर अलग माहौल देखने को मिल रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह के भी ऐलान किए जा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कई तरह की रणनीति भी हो सकती है बीजेपी की, इससे कि भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से देखा गया है कि पिछले 10 दिनों में से महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व का मुद्दा, खास करके शिवसेना असली कौन नकली कौन, ये उठता रहा है और ऐसे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना दोनों ही पार्टी एक साथ करती रही है। अब बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि अगर जिस तरह से एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया है तो कहीं ना कहीं शिवसैनिक जो है उनके गुस्से को खत्म करने की कोशिश होगी। साथ ही जिस तरह से देखा जा रहा है कि असली शिवसेना कौन नकली शिवसेना कौन, इस वक्त जो क्लेम होगा एकनाथ शिंदे का ये बहुत ही मजबूत हो सकता है। साथ ही जिस तरह से ये मामला पूरा कोर्ट में गया हुआ है कि पिछले कुछ दिनों हमने देखा था गठ नेता को लेकर भी था कि शिवसेना का असली गठ नेता कौन है। 11 तारीख को उसका फैसला आना है कोर्ट में। इससे पहले इस तरह की बातें होना और इस तरह से सीएम को अपने आप प्रेजेंट करना, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए मजबूत स्थिति भी बन सकती है कोर्ट में। तो वसीम, जिस तरह से एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है और शिंदे के नाम के ऐलान के बाद किस तरह की जो है रिएक्शन देखने को मिल रही है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो शिवसेना के खिलाफ, शिवसेना के जो कारकुन उद्धव ठाकरे के या शिवसैनिक या आम लोग हैं वो गुस्से में थे या इस तरह का माहौल बन रहा था। तो क्या कुछ वाकई ये ठंडा करने की जो पॉलिसी है इससे कुछ फर्क पड़ा है इस ऐलान के बाद कि शिंदे वजीर आला होंगे? ज़रूर अभी देखा गया है जिस तरह से बार बार इस बात पे जोर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पे जोर दिया था कि शिवसैनिक को हमने सीएम बनाया, शिवसैनिक को सीएम बनाया। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शिवसेना से अलग नहीं है। ऐसे में शिवसेना के लोगों का विरोध करना जायज़ नहीं है। इस बात को लेकर थाना वगैरह में तो जो उनका इलाका है, बेस है, वहाँ पर काफ़ी जश्न का माहौल है। लेकिन अब भी एक तबका जो ज़रूर है जो शिवसेना का है वो नाराज़ साफ तौर पे नज़र आ रहा है। इसे लेकर शिवसेना के किसी भी बड़े नेता का अभी तक बयान नहीं आया है, अभी प्रतिक्रिया नहीं दी। भले ही शरद पवार जो महाविकास आघाड़ी के एक घटक दल में एक बड़ी भूमिका रखते थे, उन्होंने इस बात को ट्वीट करते हुए ज़रूर उनको शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन शिवसेना के जो दूसरे आला नेता हैं उनके तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही। इस मामले में वो रणनीति तय करने की कोशिश कर रही है शिवसेना, क्योंकि जिस तरह से एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का है तो कहीं ना कहीं शिवसेना के अस्तित्व पे खतरा है। ये क्लेम अगर करते हैं तो इसकी दिक्कतें शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए सामने खड़ी हो सकती है। तो किस तरह से इस पूरे मामले में निपटा जाए, क्योंकि एक दिन पहले हमने देखा था कि उद्धव ठाकरे ने जब इस्तीफा दिया था उस दिन उन्होंने अपील भी की थी कि किसी भी तरीके से कोई भी रास्ते पे ना उतरे, किसी तरह की कोई तोड़फोड़ ना हो, कानून व्यवस्था ना खराब हो, इस तरह का ऐलान जरूर किया था। लेकिन नाराजगी शिवसैनिकों में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली थी। तो ये नाराजगी कम होती है या नहीं, ये देखने वाली बात हुई। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एक मराठा समाज हो, फिर मराठा आरक्षण की बात हो या फिर मेट्रो के प्रोविजन की बात हो या फिर जो दूसरे जो भी बीजेपी के कार्यकाल में फैसले किए गए थे उसे बंद कर दिया गया था, उसे कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई थी, तो वो फिर से सारी चीज़ों को लाने का प्रयास यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया जाएगा। बीजेपी ने भले ही अपने आप को दूर रखा है, देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन ये बताने की कोशिश की मैं हूँ आपके पीछे, तो कहीं ना कहीं एक रिमोट कंट्रोल देवेंद्र फडणवीस के पास होगा। साथ ही जिस तरह से आने वाले
2.5 साल में फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं। इससे पहले जो गलतियां हो चुकी वो दोहराना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल 2.5 साल में वसीम, किसी की नाराजगी से सरकार गिरती है। बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है। अगर हम बात करें एनसीपी कांग्रेस, अब उद्धव ठाकरे की हम बात करें तो क्या उद्धव ठाकरे अभी भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मुस्तकबिल में रहेंगे, या फिर मौजूदा हालात का जायजा लेते हुए अब वो अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ नजर आ रहा है, इतनी बड़ी तब्दीली के बाद क्या कुछ देखने में आ रहा है उद्धव ठाकरे शिवसेना का? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता। सब वक्त का इंतजार करते हैं कि किसी का मौका मिलेगा, उसी के आधार पर अपनी राजनीति करते हैं। महाविकास आघाड़ी भी इसी आधार पर बनी थी। कहीं ना कहीं नाराजगी थी उद्धव ठाकरे की, यही है कि 3 विचारों की सरकार बनी थी। महाविकास आघाड़ी में 2.5 साल उद्धव ठाकरे सीएम रहे, उन्होंने बाकायदा सीएम पद को सही तरीके से संभाला, ये सभी का कहना था। और जाते जाते जिस वक्त उन्होंने अपने फेसबुक से महाविकास आघाड़ी के नेताओं का जिक्र किया तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, जिनसे मैं हमेशा लड़ता रहा उन्होंने ही मुझे आखिरी तक समर्थन किया। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अशोक चौहान ने मंत्रिमंडल की बैठक में ये भी कहा था कि हम बाहर से समर्थन देते हैं, आप उन्हें बुलाइए और उन्हें सत्ता में लाइए, इस तरह के भी आश्वासन। तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक आने वाले दिनों में होगी, एक रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि सीएम बनने के बाद असली चुनौती शिंदे के सामने खड़ी होगी फ्लोर टेस्टिंग के लिए। जब वो फ्लोर पे जाएंगे, अपने नेताओं की मंत्रिमंडल बनाएंगे, वहां उन्हें प्रूव करना है कि असली शिवसेना कौन या उद्धव। बिल्कुल, ये आने वाला वक्त बताएगा कि असली शिवसेना कौन और नकली शिवसेना कौन। एक नाथ शिंदे बहरहाल अब बीजेपी की मदद से चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे आज शाम 7:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अंसारी पूरी तफसीलात के लिए। और आगे बढ़ेंगे, औरंगाबाद में कांग्रेस की बुनियादें मजबूत करने वाले और नौजवानों को कांग्रेस से करीब करने वाले शहर कांग्रेस सदर हुशाम उस्मानी ने शहर सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उस्मानी का कहना है कि काबीनी इजलास से पहले ही उन्होंने कांग्रेस हाईकमान समेत तमाम आला लीडरान को तब्दीली नाम के सिलसिले में मेल किया था और वाज़ेह अंदाज में कहा था कि कांग्रेस को किसी भी सूरत में इस फैसले का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन उनकी कोशिशें रायगा गईं। औरंगाबाद को सारे देश में लोग, सारे विश्व में लोग जानते हैं। एक ऐसी शहर की पहचान को, 400 साल पहचान को मिटा देना, मुझे लगता है कि यहाँ के जो रहवासी हैं, जो इस शहर, जो इस मिट्टी से प्यार करते हैं, उनके आत्मा का कहीं ना कहीं खून करने के बराबर है। ये एक पार्टी का एजेंडा था, हमने इसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पद का इस्तीफा दिया। मेरे साथ जो काम करने वाले शहर के अंदर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी जो है अपने पदों का इस्तीफा दे दिया है। कईयों ने मुझे फिर व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के या फेसबुक के ज़रिए उनके सारे राजीनामे भेज दिए हैं। रियासती हुकूमत महाविकास आघाड़ी की सरकार अब नहीं रही। बीजेपी और शिवसेना के शिंदे ग्रुप ने इत्तेहाद करके नई सरकार बनाने का फैसला किया। इस सिलसिले में एमआईएम के मालेगांव के रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कुछ इस तरह अपने रद्दमल का इजहार किया। जिन लोगों ने रिज़ाइन किया है कांग्रेस एनसीपी के लोगों ने, देखना ये चाहिए कि उन्होंने क्या इसी को बेस बना करके इस्तीफ़ा दिया है या आगे उनके कुछ और प्रोग्राम है। आने वाला समय बताएगा कि उनके दिल में बात क्या थी। जब पीछे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को मिला करके उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाई थी तो भी हमने उनको सपोर्ट नहीं किया था, और इस बेस पे सपोर्ट नहीं किया था कि कांग्रेस एनसीपी के साथ शिवसेना है। अब बात यह है कि बीजेपी को हम तो कभी सपोर्ट नहीं करते, इसलिए आने वाले दिनों में अगर उनको सरकार बनाना है तो भी हमारा सपोर्ट नहीं रहेगा। महाराष्ट्र के काबीनी इजलास में औरंगाबाद का नाम तब्दील किए जाने के बाद अक़लियती तबके में शदीद बरहमी देखी जा रही है। औरंगाबाद शहर में मीटिंगों, धरनों और एहतजाज का सिलसिला जारी है। सियासी पार्टियों से वाबस्ता मुस्लिम लीडरान और ओहदेदारान अपने ओहदों से इस्तीफे दे रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी के सैकड़ों ओहदेदारों ने पार्टी के ओहदों को छोड़ दिया है। दूसरी तरफ तब्दीली नाम के खिलाफ एक कामयाब नुमाइंदगी करने वाले एनसीपी लीडर मुश्ताक अहमद का कहना है कि नामांतर विरोधी कृति समिति एक मरतबा फिर इस मामले को अदालत में चैलेंज करेगी। मुश्ताक अहमद ने काबीनी फैसले को गैर कानूनी कदम करार दिया। अवामी हलकों में भी इस फैसले की मुखालफत की जा रही है। 2002 में जब सुप्रीम कोर्ट हमारा मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे ये कहा कि जब ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन विड्रा कर ली है तो आपकी स्टेशन इंफ्रेक्चर्स हो चुकी है, अब आप इसको मैं डिस्पोज ऑफ करता हूँ, और इस तरह से काम उस वक्त मसला हल हो गया। आज फिर से कल मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट डिसीजन लिया है ये टोटल इलीगल डिसीजन है। इसमें पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक एक्ट है जिसको रेस जुडिकेटा कहते हैं,
उसमें जो मैटर एक बार सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो जाए दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं लाया जा सकता। तो वो गवर्नमेंट ने जो हरकत की, अब हम उसका हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट का इलीगल डिसीजन है। कल जो प्रस्ताव पास हुआ है इसके अंदर कैबिनेट के अंदर महाराष्ट्र के, उसमें औरंगाबाद और जो है उस्मानाबाद का नाम जो है संभाजी नगर और ये तब्दील करने का जो प्रस्ताव पास हुआ, इसके बारे में जो है तो मैं मोहसिन अहमद हूँ, जनरल सेक्रेटरी इसका प्रवक्ता हूँ शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी का, और शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष है उस्मानी साहब, और ऐसे मिला के कार्यकर्ता पदाधिकारी तकरीबन जो है अलग अलग विभाग के 300 लोगों ने अभी तक इस्तीफा दे चुके। तो मैं मराठवाड़े का अध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। मैं औरंगाबाद और उस्मानाबाद के लोगों से अपील करता हूँ कि जो भी लोगों ने इसको विरोध नहीं किया उनको इलेक्शन में गिरा देने का काम करें। जो मुख्यमंत्री जिसके लिए महाराष्ट्र का मुसलमान वो बंगला खाली करने के बाद आंसू बहा रहा था, इन्होंने अपनी इनिंग में 99 रन मारे और लास्ट बॉल पे जानबूझ के LBW हो गए। इन्होंने जो भी किया ये गलत किया, ये मुसलमानों के भावनाओं के साथ ये खेल के गए। मालेगांव शहर सेंट्रल हलके से इमाम के रुकन असेंबली मुफ्ती इस्माइल कासमी ने उनके इस फैसले को गैर आईनी बताते हुए इस फैसले की मजम्मत की और कहा कि ऐसे फैसलों से आने वाले दिनों में मुल्क की सालमियत को खतरा पहुंच सकता है। मानसून का तकरीबन 1 माह गुजरने के बाद थाने जिले में गुज़श्ता 20 घंटों से अच्छी बारिश हो रही है। बारिश के रुक रुक कर होने के सबब आम जिंदगी पर इसके कोई असरात नहीं पड़े, अलबत्ता नशीबी इलाकों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। लोगों ने खुद से ही नाले और रास्ते साफ किए और पानी की निकासी की। वहीं अच्छी तेज व ठंडी हवाओं के साथ होने वाली बारिश के सबब मौसम भी खुशगवार हो गया है। थाने पुलिस ने शहर में मोबाइल और खवातीन की तलाई चेन के चोरी करने की वारदात को छीनने की वारदात के बाद खुसूसी टीम तश्कील देकर मुमरा के रहने वाले 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 30 मसरूका मोबाइल और सोने की जंजीरें व दीगर 5 लाख से जायद की कीमत का मसरूका सामान बरामद किया, जबकि मुलजिमीन ने इससे कबल भी इस तरह की कई वारदातें अंजाम दी हैं। का मोबाइल गुम हो गया या स्नैच किया, इस तरह की एक FIR लिखी जा चुकी थी विनायक बाबाजी सावंत के द्वारा। इस FIR के आधार पर जब सीनियर PI बाप शेट्टी साहब ने और उनकी टीम ने इसके बारे में छानबीन करना शुरू किया तो टीम के तौर पर एक जानकारी मिली PSI भूपेश साळुंके साहब को, और उन्होंने रवि स्टील नाका से 3 आरोपियों को, उनके जो नाम है मोहम्मद रफ़ीक अहमद असलम शेख, करण विजय तेलकर और मुशरफ रईस अहमद कुरैशी, जो तीनों मुमरा के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया। और पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि इन्होंने अब तक 33 मोबाइल अब तक उन्होंने चुराए हैं। और मोबाइल आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने बरामद किए हैं, छानबीन चालू है। और गौर करने की बात यह है कि इससे पहले जो 3 ऑफेंस रजिस्टर हुए थे कासराडोली पुलिस स्टेशन में, उनकी भी एक कोई ना कोई कड़ी इन 3 आरोपियों से शुरू हो रही है। इस बात का हमें एक जिक्र करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो रफ़ीक अहमद असलम शेख था, उनके ऊपर